जब अंग्रेज भारत आए थे तब उनका मकसद भारत में सिर्फ व्यापार करना था और भारत से कम पैसों में सामान खरीदकर बाहर ज़्यादा पैसों में बेचकर ब्रिटेन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाना था। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया था। इस चार्टर के द्वारा क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे दी थी, जिसका मतलब कंपनी भारत में जाकर अपने हिसाब से व्यापार कर सकती है, अपने हिसाब से सेना रख सकती है और अपने ज़रूरत के लिए न्यायपालिका भी बना सकती है। इस चार्टर के हिसाब से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं थी। इस कंपनी की प्लानिंग लंदन के एक होटल में 21 लोगों के द्वारा की गई थी। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा शाही चार्टर मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर टॉमस स्मिथ थे। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रमुख रूप से नील, अफीम और मसालों का व्यापार करती थी। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई उस समय पर डच और पुर्तगाली पहले से ही मसालों का और नील का व्यापार भारत में कर रहे थे। भारत का मसाला मार्केट उस समय बहुत बड़ा था। उस समय पर भारत में कम पैसों में अच्छी क्वालिटी के मसाले मिल जाते थे, जिन्हें लोग यहाँ से सस्ते दामों में खरीदकर बाहर के देशों में महंगे दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते थे। भारत में पुर्तगाली व्यापारी पहले से ही अपना पैर अच्छी तरह से जमाए हुए थे। ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी छोटी मोटी कंपनी का भारत में टिक पाना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा होशियार थे। वो जानते थे कि किसी भी प्रकार से यहाँ के राजा और रजवाड़ों को खुश कर दिया जाए तो यहाँ पर टिक पाना बहुत ही आसान होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज 1608 में गुजरात के सूरत पहुँचा, जिसे विलियम हॉकिंस लेकर आया था। जिस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई उस समय भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस समय पर कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में अकबर का शासन हुआ करता था। लेकिन जब कंपनी भारत आई उस समय पर 1605 में अकबर के बाद जहांगीर मुगलों की गद्दी पर बैठ गया था। अंग्रेज भारत में व्यापार करने की परमिशन लेने के लिए कई सालों तक मुगलों के दरबार में नाक रगड़ते रहे, लेकिन उन्हें व्यापार की किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि मुगल पहले से ही पुर्तगाली व्यापारियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन अंग्रेजों की चापलूसी से प्रसन्न होकर मुगल बादशाह जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दे दी। उसके बाद 11 जनवरी 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुजरात के सूरत में अपना पहला कारखाना खोला। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो सिर्फ व्यापार करने के मकसद से थी, लेकिन अंग्रेजों की भारत में अपार संपत्ति और रजवाड़ों को देखकर नीयत खराब हो गई। 1615 में कंपनी ने थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर भारत भेजा, जो कि जहांगीर के साथ में मिलकर काम करता था, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी के कारोबार को बहुत ही आगे बढ़ाने की थी, जिसके बदले में कंपनी उसे 600 पाउंड तनख्वाह सालाना के हिसाब से देती थी। थॉमस रो 3 साल तक भारत में रहा और इन 3 सालों में उसने कंपनी के कारोबार को बहुत आगे बढ़ाया। जब थॉमस रो वापस जाने वाला था उसके 6 महीने पहले पुर्तगालियों ने सूरत के बंदरगाहों पर हमला कर दिया। तब मुगलों ने अंग्रेजी नौसेना से मदद मांगी और पुर्तगालियों को हरा दिया, लेकिन उसके बदले में थॉमस रो ने मुगल बादशाह को इस बात पर राजी कर लिया कि कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और न ही कंपनी किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देगी। बस यहीं से शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य के पतन की और पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजों की मुट्ठी में जाने की। 1618 से लेकर 1750 तक अंग्रेजों ने ज़्यादातर हिंदू रजवाड़ों को अपने कब्जे में ले लिया। उस समय तक बंगाल अंग्रेजों की नज़र से बचा हुआ था। उस समय पर सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हुआ करता था, जो कि जहांगीर का ही कोई संबंधी था। लेकिन जहांगीर और सिराजुद्दौला के बीच में ज़्यादा पटती नहीं थी, क्योंकि सिराजुद्दौला जहांगीर के द्वारा दी जा रही कंपनी को छूट से नाखुश था। 1757 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्य पर आक्रमण कर दिया और प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला को धोखे से हराकर बंगाल पर भी कब्जा कर लिया। जहांगीर ये सब देख रहा था कि अंग्रेज किस तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं और हिंदुस्तान पर कब्जा करते जा रहे हैं, लेकिन वह इस बात से खुश था कि कंपनी सिर्फ राजपूत और मराठों को उखाड़ फेंकने का अभियान चला रही है। इसी बात का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके हिंदुस्तान के ज़्यादातर रजवाड़ों पर अपना कब्जा कर लिया और अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने अपने फायदे के हिसाब से कई सारे नियम और कानून बनाए, जिनके हिसाब से भी उन्होंने भारत के कई सारे रजवाड़ों को अपने अधीन में ले लिया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की जनता को अंग्रेजों की सारी राजनीति समझ में आने लगी
और अंदर ही अंदर विद्रोह की भावना भड़कने लगी। यहीं से शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया के पतन की। 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह लड़ाई एक सैनिक विद्रोह से शुरू हुई थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों को एक कारतूस दिए जाते थे जिनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का एक ढक्कन लगा हुआ होता था, जो कि दांतों से काटकर लोड किया जाता था। जब भारतीय सैनिकों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इनका प्रयोग करने से मना कर दिया, जिसमें मंगल पांडे प्रमुख थे। जब इस बात का पता मेजर जेम हेम्सन को पता चला तो उन्होंने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। जब सर्जेंट मेजर के सहायक लेफ्टिनेंट हेनरी बॉग घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे तो मंगल पांडे ने उनके ऊपर गोली चला दी, जिसमें हेनरी बॉग तो बच गया, लेकिन वह गोली उसके घोड़े को जाकर लगी। इस बीच किसी भी भारतीय सैनिक ने अंग्रेजों की मदद नहीं की, लेकिन शेख पलटू नाम के एक व्यक्ति ने मंगल पांडे को पीछे से आकर पकड़ लिया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। मंगल पांडे के ऊपर 1 सप्ताह तक मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे और 21 अप्रैल को ईश्वरी प्रसाद को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे से अंग्रेज इतनी बुरी तरह से डरे हुए थे कि उन्हें तय की गई तारीख से 10 दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया गया। इस घटना के बाद पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होना चालू हो गया। 1857 की क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी के पतन का प्रमुख कारण बनी और भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपने कब्जे में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी संपत्ति, सारी सेना को अपने कब्जे में ले लिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियां समाप्त कर दी गईं। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1858 से लेकर 1947 तक लगभग 90 सालों तक राज्य किया और भारत को खूब लूटा। लेकिन कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने भारत को लगभग 250 सालों तक गुलाम बनाकर रखा था, लेकिन आज भारत को गुलाम बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय मूल के ही एक व्यक्ति संजीव मेहता ने खरीद ली और जिस ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया था, उसी ब्रिटेन के सबसे ऊंचे पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति ऋषि सुनक आज प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।